हेलो एवरीवन। अपन लोग पढ़ रहे थे टूल्स एंड टेक्निक्स वाला चैप्टर और आज अपन पढ़ने वाले हैं सेंट्रीफ्यूगेशन के बारे में। इसके साथ ही अपन थोड़ा सा इलेक्ट्रोफोरेसिस का इंट्रोडक्शन भी लेंगे। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको माइक्रोस्कोपी के बारे में बताया था। देखो, अपने सवाल उस कंटेंट से सॉल्व हो जाएंगे, आप उतना करके चले जाइए आराम से। अब आज अपन डिस्कस करते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन एक ऐसी टेक्निक है जिससे हम चीजों को सेपरेट करते हैं। जैसे सेल्स को सेपरेट कर सकते हैं, जैसे प्रोटीन्स को सेपरेट कर सकते हैं, तो सेल ऑर्गेनेल्स को सेपरेट कर सकते हैं। तो इस टेक्निक को हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। पहली बात तो यह है कि जो सेंट्रीफ्यूगेशन की टेक्निक है वो क्या है। सेंट्रीफ्यूगेशन की टेक्निक क्या काम आती है? इट इज यूज्ड टू सेपरेट सेल्स, चाहे आप सेल्स को सेपरेट कर लो या सेल ऑर्गेनेल्स को सेपरेट कर लो, एंड बायोमोलिक्यूल्स को। बायोमोलिक्यूल का मतलब हो गया, बायोमोलिक्यूल का मतलब जैसे प्रोटीन हो गए, लिपिड हो गए, है ना, इनको सेपरेट कर लो। तो ये टेक्निक होती है सेंट्रीफ्यूगेशन। अब जो सेंट्रीफ्यूगेशन की टेक्निक है ये किस बात के ऊपर बेस्ड है? किस बात पे बेस्ड है? तो इट इज बेस्ड ऑन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के ऊपर आधारित एक तकनीक है। अब आप ये समझेंगे सेंट्रीफ्यूगल का क्या मतलब है। तो आप एक चीज समझिए कि यदि किसी वृत्त में, हम ऐसे बात करें, यदि किसी वृत्त में परिधि से केंद्र की तरफ कोई बल लगता है, किधर? परिधि से केंद्र की ओर, तो इस बल को बोलते हैं सेंट्रीपेटल फोर्स। क्या बोलते हैं? सेंट्रीपेटल फोर्स। सेंट्रीपेटल का मतलब हो गया टुवार्ड्स सेंटर, सेंटर की तरफ, सेंटर की तरफ लगता है, उसे बोलते हैं सेंट्रीपेटल। और यह टेक्निक इस फोर्स पे आधारित नहीं है। वह बल जो सेंटर से परिधि की ओर लगता है, सेंटर से परिधि की ओर लगता है, इसे बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसे बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो ये तो फोर्स समझ में आया आपको। अब और छोटी छोटी चीजें मैं आपको बताता हूं। एक साइंटिस्ट थे, इनका नाम था थॉमस ग्राहम। थॉमस ग्राहम। और ये बात है 1861 की। थॉमस ग्राहम ने जितने भी सब्सटेंस होते हैं, चाहे वो सेल हो, चाहे वो सेल ऑर्गेनेल हो, या प्रोटीन हो, डीएनए हो, आरएनए हो, कोई भी सब्सटेंस होता है, उनको दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया। इन्होंने क्या किया, जितने भी सब्सटेंसेस हैं उनको दो ग्रुप के अंदर डिवाइड किया। पहला ग्रुप है, इसमें आते हैं क्रिस्टलॉइड्स, और दूसरा है, इसमें आते हैं कोलॉइड्स। अब ये क्या होते हैं क्रिस्टलॉइड्स एंड कोलॉइड्स? एक कागज होता है, उसे बोलते हैं पर्चमेंट पेपर। नाम सुना होगा, पर्चमेंट पेपर।
अगर कोई सब्सटेंस पर्चमेंट पेपर की सहायता से सेपरेट किया जा सकता है तो उसे बोलते हैं क्रिस्टलोइड सब्सटेंस, और जो सब्सटेंस पर्चमेंट पेपर की सहायता से सेपरेट नहीं किए जा सकते उन्हें बोलते हैं कॉलॉइड्स। तो क्रिस्टलोइड्स क्या होते हैं? दीज आर सेपरेटेड बाय पर्चमेंट पेपर। ये पर्चमेंट पेपर से सेपरेट किए जा सकते हैं, और जो कॉलॉइड्स होते हैं ये सेपरेट नहीं किए जा सकते, कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय पर्चमेंट पेपर। अब आपसे एग्जाम में सवाल क्या पूछेंगे? एग्जाम में आपसे ज्यादा से ज्यादा सवाल ये पूछा जा सकता है कि भाई क्रिस्टलोइड पदार्थों को किसकी मदद से अलग किया जा सकता है? पर्चमेंट पेपर। या क्रिस्टलोइड एंड कोलॉइड के अंदर क्या अंतर है? तो स्टेटमेंट आ जाएगा कि भाई एक को पर्चमेंट पेपर से सेपरेट कर सकते, दूसरे को नहीं कर सकते, बस बात खत्म। तो ये एक बार ये दो चीजों का ध्यान में रखना है अपने को। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आप यूं समझो कि एक टर्म है जिसे बोलते हैं सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन सेडिमेंटेशन का मतलब क्या होता है? सेडिमेंटेशन का मतलब होता है नीचे डूबना। जैसे सपोज करो कि एक आपने बाल्टी में पानी लिया, पानी के अंदर मिट्टी डाली, कचरा डाल दिया, छोटे मोटे पत्थर डाल दिए, छोटे छोटे पत्थर, और आपने हाथ से पानी को हिला दिया जोर से, तो एक बार के लिए वो मिट्टी के कण है वो पूरे पानी के अंदर ऐसे मिक्स हो गए हैं, बहुत सारे कण पानी में मिक्स हो गए। अब यदि आप इस पानी को छोड़ दो तो धीरे धीरे वो सभी कण नीचे बैठ जाएंगे। नीचे बैठने की प्रक्रिया को कहते हैं सेडिमेंटेशन। तो सेडिमेंटेशन का मतलब होता है प्रोसेस ऑफ सेटल डाउन। नीचे बैठने की प्रक्रिया को, नीचे सेटल होने की प्रक्रिया को हम कहते हैं सेडिमेंटेशन। अब जो ये सेडिमेंटेशन हो रहा है आखिर क्यों हो रहा है? मिट्टी के कण पानी के अंदर ऊपर क्यों नहीं तैर रहे? दो रीजन है। एक तो मिट्टी के कणों की डेंसिटी पानी की डेंसिटी से ज्यादा है, इसलिए वो पानी में डूब जाते हैं। दूसरा, पानी के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स भी तो लग रहा है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो कण नीचे आ जाते हैं। अगर हम मान लो कोई ऐसा पदार्थ बनाए जिसकी डेंसिटी पानी की डेंसिटी के बराबर हो, तो वो डेंसिटी के कारण नीचे नहीं डूबेगी, वो ग्रेविटी के कारण डूबेगी। तो सेडिमेंटेशन दो चीजों पे डिपेंड करता है। डिपेंड्स अपॉन ग्रेविटी एंड डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, है ना? सब्सटेंस, इन दो चीजों के ऊपर ये डिपेंड करेगा। अब मैं आपको एक सिंपल सी चीज बताता हूं कि सेंट्रीफ्यूग के अंदर, इन सेंट्रीफ्यूग सिंपल सी बात सुन लो, जो चीज भारी होगी ना वो उतनी ही ज्यादा नीचे जाएगी, और जो चीज हल्की होगी वो उतनी ही ऊपर रहेगी। यानी कि जो हैवी होती है, हैवी मटेरियल, हैवी मटेरियल है वो इजीली सेटल डाउन हो जाता है।
आसानी से सेटल डाउन हो जाएगा। और जो लाइट मटेरियल होता है, लाइट मटेरियल, जो हल्का मटेरियल होता है, वो इजीली डाउन सेटल डाउन नहीं होता, नॉट इजीली सेपरेटेड, नॉट इजीली सेपरेटेड। अब देखो एक एग्जाम के अंदर आपके सवाल आया अभी ताजा ताजा ही, और उसमें आपको ये पूछा गया है कि बताओ 4 ऑप्शंस में से सबसे बाद में कौन सेपरेट होगा या कौन सा सेपरेट नहीं होगा। तो उसमें एक तो जैसे न्यूक्लियस है, एक माइटोकॉन्ड्रिया है, एक शायद क्लोरोप्लास्ट था और एक राइबोसोम था। अब आपको सिंपल सा इतना दिमाग लगाना है कि जो सबसे भारी होगा वो जल्दी से नीचे जाएगा, आराम से नीचे जाएगा। तो जैसे न्यूक्लियस सबसे भारी है वो नीचे जाएगा, क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया भी भारी है वो भी जाएंगे, लेकिन राइबोसोम सबसे हल्का है, वो इजीली सेपरेट नहीं होगा। तो ऑप्शन राइबोसोम आ जाएगा अपना। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है सेंट्रीफ्यूग के अंदर। अब नेक्स्ट एक और टर्म समझते हैं। एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम है स्वेडबर्ग। स्वेडबर्ग, स्वेडबर्ग ने क्या किया? स्वेडबर्ग ने ये बताया कि हर एक मटेरियल के नीचे डूबने की एक स्पीड होती है। जैसे राइबोसोम है, उनकी अलग स्पीड है, माइटोकॉन्ड्रिया की अलग है, प्रोटीन की अलग है, किसी की अलग, सबकी अलग अलग है। तो इन्होंने अपने नाम पर एक यूनिट दी जिसे बोलते हैं स्वेडबर्ग यूनिट। आपने राइबोसोम में देखा होगा, हम बोलते हैं ना 80s, 70s, 30s, 40s, 50s। वो S का मतलब स्वेडबर्ग यूनिट होती है। तो स्वेडबर्ग यूनिट ने, स्वेडबर्ग ने ही गेव स्वेडबर्ग यूनिट, इन्होंने स्वेडबर्ग यूनिट दी जिसे S बोलते हैं, S से लिखते हैं मतलब। अब ये जो स्वेडबर्ग यूनिट है इसका क्या मतलब है? स्वेडबर्ग यूनिट का मतलब होता है कि रेट ऑफ वेलोसिटी ऑफ sediments is directly proportional to the force applied on it। वेलोसिटी सीधा सीधा फोर्स पे डिपेंड करती है। जितना ताकत या जितनी फोर्स लगेगी, जितनी फोर्स लगेगी उतना ही ज्यादा सेडिमेंट है वो जल्दी होगा। तो इसी बात के ऊपर ये चीज ध्यान रख लेना कि ये हैवी मटेरियल और लाइट मटेरियल पे जितना ज्यादा फोर्स लगेगा उसके हिसाब से ये काम करेगा। देन एक और चीज, चलो मैंने ग्रेविटी का बता तो दिया ही था। अगर ग्रेविटी फोर्स से भी ज्यादा फोर्स लगेगा तो जल्दी नीचे डूबेगा। एक तो ग्रेविटी नीचे खींच रही है और ऊपर से हमने फोर्स भी लगा दिया। भाई एक चीज समझो, जैसे मेरे इस हाथ में चुंबक है और इस हाथ में कोई लोहे की चीज है। अब यदि मैं अपने हाथ को ऐसे रखूं और यहां चुंबक पकड़ लूं तो वो लोहे की चीज ऑटोमेटिक उधर खींची जाएगी, लेकिन मैं अपने इस हाथ को भी इधर लेके जाऊं तो वो जल्दी खींची जाएगी। वैसे ही ग्रेविटी तो चीजों को नीचे डुबा ही रही है, लेकिन अगर हमने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा दिया तो फिर ये चीजें और जल्दी डूबेगी। जब रोटेटर के अंदर घुमाएंगे ना, इसमें सेंट्रीफ्यूग के अंदर, अभी मैं बताऊंगा आपको, तो सेंट्रीफ्यूग में जब गोल गोल घुमाते हैं तो सेंटर से पेरिफ्री की तरफ, परिधि की तरफ फोर्स लगता है, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है। अब चलिए बात करते हैं अपन इसमें फॉर्मूला की। प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन का क्या प्रिंसिपल है, कैसे काम करता है, बात करेंगे अपन अभी।
सेंट्रीफ्यूगेशन का जो प्रिंसिपल है वो सिंपल सा इस बात पे बात करता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल्स टू एंगुलर वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय रेडियस। क्या मतलब है इसका? देखो, जी फॉर ग्रेविटी, ओमेगा का मतलब होता है एंगुलर वेलोसिटी इन रेडियंस पर सेकेंड। पर सेकेंड कितना रेडियंस पर एंगुलर वेलोसिटी है? जब आप एक चीज सोचो कि मान लो मैं ये पेन है, इसको मैंने धागे से बांध दिया और जब मैं इसको गोल गोल घुमाऊंगा तो वो कितने डिग्री पे रोटेट हो जाएगा? ऐसा तो नहीं है कि वो ऐसा कैसा रहेगा। जब हम टेस्ट ट्यूब को उसके अंदर लगाते हैं सेंट्रीफ्यूग के अंदर, तो एक बार तो सीधी रखते हैं, लेकिन जब वो घूमती है तो वो ऐसे थोड़ी सी बेंड हो जाती है, फिर ये गोल 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 घूमेगी ऐसे, तो वो नीचे ऐसे पड़ी हुई नहीं रहती है। तो कितना एंगल के ऊपर वो वेलोसिटी लगती है, और आर जो है इट इज द रेडियस ऑफ रोटेशन, रेडियस ऑफ रोटेशन इन सेंटीमीटर्स। तो ये एक फॉर्मूला है, आपको इसको अच्छे से याद करना है। दूसरा देखो, एक और फॉर्मूला है, आर सी एफ इक्वल्स टू जी इक्वल्स टू 2 पाई आर पी एम डिवाइडेड बाई 60 मल्टीप्लाइड बाई आर इंटू ग्रेविटेशनल इनवर्स। हार्डली कोई फॉर्मूला पूछेंगे न्यूमेरिकल तो आपसे पूछेंगे नहीं। देखो, आरसीएफ का क्या मतलब है? रिलेटिव सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, जी तो आपको पता ही है। 2 पाई का मतलब है यहां पे 1 रेवोल्यूशन ऑफ द रोटेटर। रोटेटर जो घूमता ना गोल गोल, जैसे मिक्सी होती है ना अपनी किचन में काम में लेते हैं, तो उसमें बीच में वो चक्री सी लगी होती है, वो रोटेटर है, या वो, हाँ वो रोटेटर होता है। इसको रोटेटर या रोटर बोलते हैं, रोटर भी बोल सकते हो आप, एक ही बात है। फिर उसके बाद में जी है, वो आपका है रेडियंस पर सेकेंड। तो ये हमको ध्यान में रखना है, दो फॉर्मूला, ज्यादा कुछ भी नहीं है। अब मैं आपको बताता हूं टाइप्स ऑफ सेंट्रीफ्यूग्स। सेंट्रीफ्यूग के क्या क्या टाइप्स होते हैं। टाइप्स ऑफ सेंट्रीफ्यूग, टाइप्स ऑफ सेंट्रीफ्यूग है, सबसे पहला है, इसे बोलते हैं स्मॉल बेंच सेंट्रीफ्यूग। देखो, मैं आपको एक चीज बताऊं पहले, फिर ये सब चीजें बता दूंगा। सेंट्रीफ्यूग में क्या सवाल पूछे जाते हैं? तो मोस्टली आपको दो तरीके के सवाल पूछे जाएंगे। पहला सवाल कि कौन से सेंट्रीफ्यूग में कितनी कैपेसिटी है। जैसे कुछ सेंट्रीफ्यूग होते हैं वो 1 मिनट के अंदर 4000 चक्कर काट लेते हैं, ऐसे गोल गोल घूम जाते हैं।
कई सेंट्रीफ्यूग में बताऊंगा, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूग 1 मिनट में 60,000 बार 60,000 टाइम्स गोल गोल घूम जाते हैं। और कितना वो ग्रेविटेशनल फोर्स क्रिएट कर सकते हैं, एक चीज तो ये पूछी जाती है। दूसरी चीज पूछी जाएगी जो सबसे सिंपल है, कौन से सेंट्रीफ्यूग से क्या हम सेपरेट कर सकते हैं। बस ये दो चीजों के ऊपर हमको ध्यान में रखना है, बाकी इसमें और कुछ भी नहीं है। तो चलो इसकी बात कर लेते हैं अपन। स्मॉल बेंच सेंट्रीफ्यूग, ये सेंट्रीफ्यूग की सबसे खास बात है, जैसे ये सबसे सिंपलेस्ट है, ये सबसे सिंपलेस्ट टाइप का सेंट्रीफ्यूग होता है। अब इसमें जो कैपेसिटी है वो है 4000 से लेके 6000 आरपीएम। आरपीएम का मतलब रहेगा राउंड्स पर मिनट। राउंड्स पर मिनट, तो ये रहेगा अपने पास में इसकी कैपेसिटी। फिर उसके बाद में जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये जनरेट कर सकता है वो है 3000 से 7000 जी रेडियंस पर सेकेंड, इतना फोर्स ये जनरेट कर सकता है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये क्या काम आता है, इट इज यूज्ड टू सेपरेट, क्या सेपरेट करने के काम आएगा, जैसे आरबीसी, एरिथ्रोसाइट को सेपरेट कर सकता है ये, जैसे कोरस पार्टिकल्स, कोरस प्रेसिपिटेट्स, ये सेपरेट कर सकता है। उसके अलावा बस यही है, इसमें और कुछ नहीं है। फिर उसके बाद इसमें ठीक है, बस ये चीजें ध्यान में रखनी है आपको। तो ये है स्मॉल बेंच सेंट्रीफ्यूग। अब आता है लार्ज रेफ्रिजरेटेड सेंट्रीफ्यूग। लार्ज रेफ्रिजरेटेड सेंट्रीफ्यूग, नाम से भी पता चले थोड़ा सा तो कि ये लार्ज साइज का है, और रेफ्रिजरेटेड यानी कि इसमें रेफ्रिजरेटर वाली टेक्निक है उसका इस्तेमाल होता है। छोटा चेंबर होता है एक, और कुछ नहीं है। तो इसमें देखिए क्या देखना है। सबसे पहले स्पीड की बात करें तो ये लगभग लगभग 6000 राउंड्स पर मिनट तक की स्पीड पे जाता है। दूसरा ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें तो 6500 जी तक का ग्रेविटेशनल फोर्स क्रिएट करता है ये। फिर उसके बाद इसकी जो यूज है, तो ये किसके लिए सेपरेट करता है, एरिथ्रोसाइट, आरबीसी सेपरेट करता है, न्यूक्लियाई, न्यूक्लियस को सेपरेट कर सकता है, क्लोरोप्लास्ट को सेपरेट कर सकता है, क्लोरोप्लास्ट, यीस्ट सेल को सेपरेट कर सकता है, बल्कि प्रेसिपिटेट्स जो है उनको सेपरेट ये कर सकता है। तो ये है हमारे पास में लार्ज रेफ्रिजरेटर सेंट्रीफ्यूग। देन उसके बाद नेक्स्ट आता है हाई स्पीड रेफ्रिजरेटेड सेंट्रीफ्यूग। हाई स्पीड रेफ्रिजरेटेड सेंट्रीफ्यूग, हाई स्पीड, देखते हैं कितनी स्पीड अटेन करता है। ये स्पीड अटेन करता है
25,000 राउंड्स पर मिनट, आरपीएम 25,000 बार घूम लेता है। और सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स है वो 6,000 जी तक का ये कर लेगा। कैपेसिटी देखो इसकी, कैपेसिटी ये है 1.5 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि जो आप छोटी छोटी टेस्ट ट्यूब्स इसमें यूज करोगे तो 1.5 सेंटीमीटर क्यूब तक का आप उसमें सॉल्यूशन डाल सकते हो, वो सेपरेट करके दे देगा ये। देन उसके बाद किस लिए काम आते हैं? यूज्ड टू कलेक्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यानी आपके सॉल्यूशन में यदि माइक्रोब्स हैं तो वो सेल का कचरा, सेल्यूलर डेब्रिशेस, उसके अलावा लार्ज सेल ऑर्गेनिल्स, ठीक है, और प्रेसिपिटेटेड प्रोटीन्स, प्रेसिपिटेटेड प्रोटीन्स। तो ये हमारे पास में है जो काम में आते हैं। अब एक चीज आपको ध्यान रखना है, हमने कहा तो है कि ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को सेपरेट कर सकता है, बट ध्यान रखना वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वायरस नहीं हो, मतलब वायरस को सेपरेट नहीं कर सकता। नॉट वायरस एंड नॉट वायरस, और लार्ज सेल ऑर्गेनिल्स है तो नॉट राइबोसोम्स। आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि कौन सा, ये जैसे हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूग है वो कौन से ऑर्गेनिल को सेपरेट नहीं कर सकता? राइबोसोम को सेपरेट नहीं कर सकता। तो ये है इसके बारे में सिंपल बातें। अब नेक्स्ट आता है हमारा अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन क्या कहता है? अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन नाम से भी थोड़ा सा स्पष्ट है, अल्ट्रा मतलब कुछ खतरनाक ही चीज है, और बिल्कुल खतरनाक चीज है, क्योंकि ये 1 मिनट में 60,000 से लेकर 1,00,000 तक चक्कर काट सकता है। 1 मिनट में 1,00,000 बार घूम सकता है, सोच के देखो स्पीड इसकी। इसे कहते हैं अल्ट्रा सॉरी सेंट्रीफ्यूगेशन। फिर उसके बाद में ये काम आता है फॉर लार्ज मॉलिक्यूल्स। लार्ज मॉलिक्यूल्स के लिए ये काम आता है। नाउ अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन को फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, 2 टाइप्स। इसके 2 टाइप्स होते हैं। पहला टाइप है, इसे बोलते हैं प्रिपेरेटिव अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। प्रिपेरेटिव अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन का मतलब क्या है? तो प्रिपेरेटिव अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन है ये कुछ ऐसे हैं कि इनमें मैक्सिमम स्पीड कितनी जाएगी? 80,000 राउंड्स पर मिनट, मैक्सिमम ये इस स्पीड तक जाते हैं। दूसरा सेंट्रीफ्यूग
फोर्स कितना ये जनरेट कर सकते हैं? 6 लाख। जी, 6 लाख। तो ग्रेविटेशनल फोर्स ये इतना जनरेट कर सकते हैं। फिर उसके बाद में इसके अंदर एक इंफ्रारेड सेंसर लगा रहता है। इंफ्रारेड सेंसर, इंफ्रारेड सेंसर है, ये टेम्परेचर कंट्रोल करता है। टेम्परेचर कंट्रोल करने के ये काम आता है। देन नेक्स्ट, ये किस लिए काम आता है? आइसोलेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ बायोलॉजिकल एंड सेल्यूलर और सब सेल्यूलर कंपोनेंट्स। मैं एक चीज बताऊं आपको, मेरे पास में वो सोर्स है जहां से क्वेश्चन सीधे के सीधे आएंगे। मतलब मैं ऐसा कुछ वो नहीं बोलना चाह रहा आपको कि मेरे पास ये सब कुछ है, बट मैंने पीवाईक्यूज देखे अच्छे से। उन पीवाईक्यूज की जो लैंग्वेज है और ऑप्शंस की जो लैंग्वेज है, वो मैंने जब ध्यान से देखी, और मेरे पास में जो पुरानी बुक्स वगैरह हैं उनमें से ढूंढ ढांड के मैंने जो 2-3 बुक्स मेरे सामने पड़ी हुई है, अभी मैं बुक्स में से ही देख देख के पढ़ा रहा हूँ आपको, उसी में से लिख रहा हूँ, वो मैच कर रही है उन बुक्स से पीवाईक्यू की। तो अब उम्मीद ये है कि भाई आगे भी अगर उन किताब में से आएंगे तो यही लैंग्वेज रहने वाली है। अब जैसे देखो, मैंने लिखा आइसोलेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ बायोलॉजिकल एंड सेलुलर एंड सब सेलुलर कंपोनेंट्स। क्या मतलब है इसका? इससे अच्छा मैं ये लिखता कि कोई प्रोटीन, राइबोसोम, एंजाइम, ये वो सब, तब तो कुछ समझ में भी आता कि हाँ ये क्या काम में आ रहा है। अब ये तो जनरल सी बात हो गई, सेलुलर सब सेलुलर कंपोनेंट्स, और एग्जाम में यही आएगा अगर आएगा तो। इसलिए आप इसको लाइटली ना ले, ये चीज ऐसे ही याद करें और ज्यादा टेंशन भी ना ले, यहां से आ जाएगा। तो एक तो ये हो गया प्रिपरेटरी अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। अब जो प्रिपरेटरी अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन है, इसमें फर्दर कुछ टाइप्स होते हैं। जैसे एक टाइप दे रखा है डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन, इंपॉर्टेंट है ये। डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन। अब आप देखो डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन का क्या मतलब है। डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन, पहले तो डिफरेंशियल शब्द पे आ जाओ। डिफरेंशियल का मतलब होता है एक की तुलना में। डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन हमारा किसी भी कंपोनेंट की साइज और शेप के आधार पर उनको सेपरेट करता है। जो सबसे छोटी साइज के होते हैं वो सबसे ऊपर, जो उनसे बड़े हैं उनसे नीचे, जो उनसे बड़े हैं उनसे बड़े, ऐसे करके। तो डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन है, इसका सबसे मेन और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि ये सेपरेट करता है कंपोनेंट्स बेस्ड ऑन साइज एंड शेप। साइज और शेप के आधार पे उन कंपोनेंट्स को सेपरेट करता है। फिर उसके बाद में इस टेक्निक के अंदर डिस्टिल वाटर, डिस्टिल्ड वाटर, सैलाइन सॉल्यूशन
और सुक्रोज यूज किए जाते हैं। ये सारी चीजें इसमें यूज होती है। उसके अलावा इसमें जब सेपरेशन होगा चलो मैं यही बना देता हूं। तो जैसे मान लो ये टेस्ट ट्यूब है और इस टेस्ट ट्यूब में सेपरेशन होगा तो यहाँ पे आएंगे स्मॉल साइज के, यहाँ पे आएंगे मीडियम साइज के और यहाँ पे आएंगे लार्ज साइज के। तो इसी आधार पे तो ये काम करता है। तो ये हुआ हमारे पास डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन जो डिपेंड करता है साइज और शेप के ऊपर। दूसरे प्रकार का होता है डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। तो डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन है वो कैसे काम करता है, डेंसिटी के ऊपर आधारित है। ये डेंसिटी के आधार पे ये जो है वो सेपरेट करेगा। लो डेंसिटी वो बॉटम में रहेंगे, सॉरी लो डेंसिटी वो ऊपर रहेंगे, हाई डेंसिटी बॉटम में रहेंगे। तो ये सेपरेट करता है मॉलिक्यूल्स को या सेपरेट कंपोनेंट्स बेस्ड ऑन डेंसिटी। एक चीज तो ये तय है डेंसिटी के आधार के ऊपर। फिर सिंपल ऐसे समझिए कि यदि लो डेंसिटी है तो लो डेंसिटी वाले कंपोनेंट्स हैं वो अपसाइड रहते हैं और जो हाई डेंसिटी वाले हैं ये बॉटम में रहते हैं। तो ये हुआ हमारे पास में डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। अब उसके बाद ये होता है दो टाइप का। टू टाइप्स। पहला है मूविंग जोन सेंट्रीफ्यूगेशन। moving zone centrifugation. Moving zone centrifugation, it is based on size, shape and density of the particles. बात तो वही चल रही है पूरी. It is based on difference in size, shape and density of particles. एक चीज. दूसरी चीज, it also depends on density and viscosity of medium. मीडियम की डेंसिटी और उसके विस्कोसिटी पे भी डिपेंड करेगा. जैसे एक तो पानी है वो ले ले और एक पानी के अंदर बहुत सारा कोई लेट सपोज कि एग्रोज मिला दे, जेल मिला दे कुछ, तो वो गाढ़ा कर दे उसको थोड़ा सा, जैसे चाशनी होती है गाढ़ी गाढ़ी. तो विस्कोसिटी यदि बढ़ जाएगी तो सेडिमेंटेशन स्लो हो जाएगा और डेंसिटी बढ़ेगी तो जो उसका मतलब मीडियम का डेंसिटी है, जो लिक्विड है उसकी डेंसिटी बढ़ेगी तो भी जो सेडिमेंटेशन है वो स्लो हो जाएगा. तो इन सब चीजों के ऊपर ये डिपेंड करता है मेथड.
अब इसके बाद में इट इज यूज टू सेपरेशन ऑफ used to separation of wide range of particles. यही लैंग्वेज याद रखनी है, वाइड रेंज ऑफ पार्टिकल्स। एक चीज, दूसरा मैक्रोमोलिक्यूल्स, तीसरा न्यूक्लियाई, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स एंड प्रोटीन्स। राइबोसोम्स भी सेपरेट करो और इससे प्रोटीन भी आराम से सेपरेट करो, प्रोटीन्स। अब ये जो मूविंग जोन सेंट्रीफ्यूगेशन है, इसमें एक दिक्कत है। क्या दिक्कत है? जैसे देखो, एक है लाइसोसोम, एक है पेरोक्सिसोम। एक तो है लाइसोसोम और एक है पेरोक्सिसोम। अब लाइसोसोम और पेरोक्सिसोम, इन दोनों की डेंसिटी तो अलग अलग है, लेकिन इनकी साइज और शेप लगभग एक जैसी है, और इस कारण ये इस टेक्निक से सेपरेट नहीं होंगे, जो मूविंग जोन है उससे सेपरेट नहीं होंगे। लाइसोसोम एंड पेरोक्सिसोम में क्या दिक्कत है? इनकी डेंसिटी डिफरेंट है, डिफरेंट डेंसिटी, बट साइज एंड शेप सेम। साइज और शेप जो है वो सेम है, और इस कारण ये सेपरेट नहीं होंगे, कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय दिस सेंट्रीफ्यूग, यानी मूविंग जोन वाले से सेपरेट नहीं होंगे ये। तो ये हुआ हमारे पास में इसका। और अब नेक्स्ट, ये तो हो गया मूविंग जोन। दूसरा वाला जो है, इसे बोलते हैं आइसो डेंसिटी मेथड्स। आइसो डेंसिटी सेंट्रीफ्यूग। इसी का दूसरा नाम है आइसोपिकनिक। आइसोपिकनिक सेंट्रीफ्यूग। इसका मतलब क्या है? ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनकी डेंसिटी में डिफरेंस होता है, उनको इससे सेपरेट कर सकते हैं। मूविंग वाले से हम डेंसिटी में डिफरेंट था, बट फिर भी हम उनको सेपरेट नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अगर डेंसिटी में डिफरेंस है, अब जैसे यहां लाइसोसोम एंड पेरोक्सिसोम है, वो मूविंग वाले से सेपरेट नहीं होंगे, इससे हो जाएंगे। तो देखते हैं इसके बारे में। वेरी फर्स्ट ऑफ ऑल, जो आइसो डेंसिटी सेंट्रीफ्यूगेशन होता है, ये सेपरेट किसको करता है? सेपरेट पार्टिकल्स ऑफ सेम साइज एंड शेप but different density, different densities. For example, जैसे मान लीजिए कि एक तो है गोल्जी। गोल्जी गोल्जी जो है उसकी डेंसिटी होती है 1.11 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब।
एक है जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया की डेंसिटी है 1.19 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और एक है पेरोक्सिसोम, इसकी है 1.23 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये सेपरेट करता है उन पार्टिकल्स को जिनकी साइज शेप लगभग सेम हो सकती है लेकिन उनकी डेंसिटी अलग है। और इसमें आप एग्जाम्पल लिख लीजिएगा सब सेल्यूलर, ये आएगा आपका सब सेल्यूलर मॉलिक्यूल्स, सॉल्युबल प्रोटीन्स तो होते नहीं हैं, और सब सेल्यूलर ऑर्गेनिल्स, सब सेल्यूलर ऑर्गेनिल्स, इनको सेपरेट कर सकता है ये। इसमें आप एक चीज ये ध्यान रखना कि इससे सॉल्युबल प्रोटीन और एंजाइम्स होते हैं वो सेपरेट नहीं होते हैं। सॉल्युबल प्रोटीन्स एंड एंजाइम्स आर नॉट सेपरेटेड, क्योंकि इनकी डेंसिटी है वो लगभग लगभग बराबर सी आ जाती है, तो ये सेपरेट नहीं होंगे। ये हुआ हमारे पास में आइसोपिकनिक के बारे में। अब उसके बाद ये जो मेथड है सब पिकनिक वाला, इसमें एक लाइन और लिख लीजिएगा, चलो यहां लिख देता हूं। दिस मेथड is a combination of sedimentation and प्लॉटिंग। प्लॉटिंग का मतलब बायोन्ट डेंसिटी। बायोन डेंसिटी मतलब कि ये दोनों पे डिपेंड करता है, सेडिमेंटेशन के ऊपर भी और बायोन्सी के ऊपर भी। तो ये है आइसोपिकनिक के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। नाउ जो केमिकल्स हैं वो कौन से यूज किए जाते हैं, सॉल्यूशंस कौन कौन से यूज किए जाते हैं। सॉल्यूशंस इन डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूग। कौन कौन से जो हैं वो सॉल्यूशंस यूज किए जाते हैं, जैसे पहला सुक्रोज क्लोराइड, सॉरी सुक्रोज। दूसरा है सीजियम क्लोराइड। फिर उसके बाद में बस यही है। देन उसके बाद एक आता है एनालिटिक अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। एनालिटिक अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन क्या है, ये क्या कहना चाह रहा है। एनालिटिक अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन है, ये बहुत हाई स्पीड के ऊपर काम करते हैं। 70,000 राउंड्स पर मिनट एंड 5 लाख
जी तक का फोर्स इसमें लगता है। फिर उसके बाद में इसमें 3 तरीके के ऑप्टिकल सिस्टम काम करते हैं। 3 ऑप्टिकल सिस्टम्स इंक्लूडेड। इसमें 3 तरीके के ऑप्टिकल सिस्टम इंक्लूड होते हैं। और जैसे एक का नाम है लाइट एब्जॉर्प्शन सिस्टम, लाइट एब्जॉर्प्शन सिस्टम। दूसरा है स्लीरन सिस्टम। जो तीसरा है वो है रे लाई इंफरमेट्रिक सिस्टम, रे लाई इंटरफेरोमेट्रिक सिस्टम। इनमें ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है इतना डिटेल क्वेश्चन नहीं आता है, तो बस ये आपको ध्यान रखना है इन द सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक्स। तो ये सेंट्रीफ्यूग में आपको इतना ही करना है, और अपन इलेक्ट्रोफोरेसिस है वो फिर नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे पूरी कंप्लीट टेक्निक। ठीक है, थैंक यू।